तो 5 साल तक रोज रिग्रेट करना कि भाई कुछ पैसे एक्स्ट्रा देकर ये बाइक ले लेता, से अच्छा है कि कुछ पैसे एक्स्ट्रा देकर आप 5 साल तक वही बाइक चलाओ जो आपका चलाने का दिल करे। देखो, अगर आप कोई भी क्रूज़र बाइक खरीदने का सोच रहे हो, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो, रॉयल एनफील्ड की सुपर मेट्योर हो या जावा बॉवर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको ये वीडियो ना लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो आप खरीदने का सोच रहे हो इस वीडियो के बाद आपकी सोच बदल जाए। हाँ, मुझे एक कंप्लेन है कि जो इसकी टैंक कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज़ की जा सकती थी, क्योंकि सिंस ये एक क्रूज़र है, आप लॉन्ग राइड्स पे इसके साथ जाओगे तो 13 लीटर आपको ना कम लग सकता है। अगर इन फ्यूचर कभी मैंने इसे ओन किया तो मैं इसे एक बार ग्रीन रैप करवा कर जरूर देखूंगा खुद की तसल्ली के लिए कि ये ग्रीन में कैसी लगती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है कावासाकी की दी ऑल न्यू एलिमिनेटर 450। देखो, अगर आप कोई भी क्रूज़र बाइक खरीदने का सोच रहे हो, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो, रॉयल एनफील्ड की सुपर मेट्योर हो या जावा बॉवर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको ये वीडियो ना लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो आप खरीदने का सोच रहे हो इस वीडियो के बाद आपकी सोच बदल जाए। जी हाँ, मैं ऐसा क्लेम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बाइक ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है एंड मैं हर एक चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या फीचर्स है, एंड हाँ, मुझे पर्सनली इसको राइड करने के बाद कैसा फील हुआ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा वो ये है कि क्या आपको एलिमिनेटर 450 को कंसीडर करना चाहिए एज योर नेक्स्ट क्रूज़र बाइक या नहीं। जी हाँ, ये वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा। एंड हाँ, इस वीडियो में मैं आपको एक बात की तो गारंटी दे सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एलिमिनेटर 450 की और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एंड हाँ, अगर आप इसको लेने में इंटरेस्टेड हो तो आपको कितनी डाउन पेमेंट होगी, क्या EMI होगी, वो भी हर एक चीज़ इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये चीज़ें मैं वीडियो के लास्ट में अक्सर बताता हूँ। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप कावासाकी का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो जो शोरूम का एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो एंड आ जाओ, टेस्ट राइड लो, पसंद आए तो खरीद लेना। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके डिज़ाइन की बात करते हैं। देख कर आपको लग रहा है कि ये क्रूज़र सेगमेंट की बाइक होने वाली है, तो जी हाँ, ये क्रूज़र सेगमेंट की ही बाइक है। एंड हाँ, जो लोग कावासाकी को पहले से फॉलो करते हैं या कावासाकी के प्रोडक्ट्स पे उनकी निगाहें रहती हैं तो उनको लग रहा होगा ये डिज़ाइन कहीं तो देखा है मैंने। जी हाँ, आप बिल्कुल गलत नहीं हो। कावासाकी की जो वेलकम आती थी ये उससे थोड़ी बहुत रिजेंबल करती है। देखो, एंड ना दोनों रिजेंबल तो करते हैं पर दोनों में बहुत चेंजेस हैं। पहला तो ये जो एलिमिनेटर है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लगता है वेलकम से, ठीक है। एंड दूसरी, इसकी चेसिस भी अलग है, दोनों की चेसिस अलग है, तो रिजेंबल तो करती है क्योंकि सेम ब्लड लाइन है, कावासाकी की ब्लड लाइन है, तो थोड़ी बहुत तो डिज़ाइंस वगैरह शेयर होते ही हैं। बट हाँ, काफ़ी डिफरेंट है, दोनों का फील काफ़ी डिफरेंट है। जब इसे राइड करोगे तो उसमें एक अलग सा फील आता है, इसमें एक अलग सा फील आता है। एंड हाँ, डिज़ाइंस को देख के आपको लग रहा होगा कि ये ना रॉयल एनफील्ड की सुपर मेट्योर को बहुत टफ कंपटीशन देने वाली है, पर अगर आप मेरी पूछो तो अगर मैं कंसीडर करूँ सुपर मेट्योर को और एलिमिनेटर को, तो मुझे एलिमिनेटर ऑब्वियसली ज़्यादा प्रीमियम लग रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, ये एक कावासाकी का प्रोडक्ट है एंड हम कावासाकी से ये चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें जो चीज़ें दें, जो प्रोडक्ट दें, वो काफ़ी प्रीमियम हो। जी हाँ, वैसा ही है। आप किसी भी क्रूज़र बाइक को ले लो एंड फिर इसको ले लो, इस सेगमेंट में ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, इसकी राइड भी अच्छी है एंड बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसके कॉम्पिटिशन से कंपेयर करोगे तो ये उसमें बहुत अच्छी है, जो मैं वीडियो के आगे अभी आपको बताता रहूँगा। चलो, सिंस अब हम इसके डिज़ाइन की बात कर ही रहे हैं तो इसका कलर भी डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल तो हमें एलिमिनेटर 450 सिर्फ ब्लैक कलर में ही देखने को मिलती है, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। पर वही बात है ना यार, जब भी मैं कावासाकी की कोई भी प्रोडक्ट को टच करता हूँ तो मुझे ये फील होता है कि ये ग्रीन क्यों नहीं है। हालांकि मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि एलिमिनेटर 450 ग्रीन में कैसी लगेगी, पर यार अगर इन फ्यूचर कभी मैंने इसे ओन किया तो मैं इसे एक बार ग्रीन रैप करवा कर जरूर देखूंगा खुद की तसल्ली के लिए कि ये ग्रीन में कैसी लगती है। तो चलो, ये तो हो गई इसके डिज़ाइन और कलर की बात। चलिए मोटरसाइकिल के हर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो चलिए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम बाइक के फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं। तो सामने हमें LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, जिसकी थ्रो काफ़ी अच्छी है गाइस, काफ़ी अच्छी है। एंड वहीं हमें LED टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। राइट नाउ मैंने इसमें हैजार्ड ऑन कर रखा है, तो आप खुद देख पा रहे हो कि फ्रंट से इसकी कितनी खूबसूरत लुक निखर कर आ रही है। एंड हाँ, एक दो चीज़ें हमें और देखने को मिलती है जो थोड़ी तो अजीब सी मुझे लगी, पर यार क्या ही बोलूँ मैं। देखो, यहाँ है हमारा नंबर प्लेट स्टैंड। देखो, जब ऐसी बाइक्स होती है ना, उसमें नंबर प्लेट देने का ना जगह मिलता नहीं है, क्योंकि ना उसके लुक्स को थोड़ी बहुत हैम्पर करती है, पर नॉर्म से तो आपको देना पड़ेगा। तो जो एलिमिनेटर है उसमें हमें यहाँ पर नंबर प्लेट्स देखने को मिलते हैं।
अब हालांकि मैंने अभी तक रोड पर किसी को देखा नहीं यहाँ पे नंबर प्लेट लगाए तो वो कैसा लगता होगा, पर हाँ मुझे लगता है कि अगर कंपनी ने यहाँ के अलावा यहाँ दिया है तो कुछ सोच कर ही दिया होगा। यहाँ शायद लुक थोड़ी और अच्छी इसकी दिख के आए। अगर मैं बात करूँ इसके सस्पेंशन की तो हमें 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। एंड गाइस आप देख पा रहे होगे कि हमें ना इसमें फ्रॉग प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, मतलब काफ़ी भरी भरी सी लगती है पूरी मोटरसाइकिल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स टायर्स एंड ब्रेक। अगर मैं फ्रंट के टायर की बात करूं तो हमें 18 इंच का टायर देखने को मिलता है, जो उसके डायमेंशन है 130/70। जी हाँ, अगर मैं ब्रेक्स की बात करूं तो हमें 310 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी सही है। एंड मैं ब्रेकिंग पे क्या ही सवाल उठाऊंगा गाइस, कावासाकी की ब्रेकिंग हमेशा से वन ऑफ द बेस्ट रही है। सिंस हम बाइक के फ्रंट की बात कर ही रहे हैं तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की भी बात करते हैं। कुछ इस तरह का हमें राउंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जो काफ़ी क्लासिक लगता है। एंड हमें इसमें नेगेटिव डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिजिटल कंसोल देखने को मिलता है। एंड यस गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये कैरी करती है। देखो हमें क्या क्या इसमें देखने को मिल रहा है, स्पीड देखने को मिल रहा है, गियर पोजीशन इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं, फ्यूल देखने को मिल रहे हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटीज़ देखने को मिल जा रहे हैं। एंड हाँ, यहाँ पर एक स्विच है, इसको अगर आप दबाओगे तो फिर देखो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। एवरेज देखने को मिलता है, रेंज देखने को मिलता है, एंड देन हमें स्पीड देखने को मिलती है। ओडोमीटर था वो, ट्रिप ए, ट्रिप बी, इतनी सारी इंफॉर्मेशन ये कैरी करती है। एंड आपको इंडिकेटर्स, सारे लाइट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड आपको फिर यहाँ रेड कलर की लाइट्स देखने को मिल जाती है। तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड हाँ, एज आई टोल्ड, ये थोड़ा सा तो अजीब लग रहा है नंबर प्लेट वाला, पर आई थिंक अगर कंपनी ने यहाँ पर दिया तो कुछ सोच कर ही दिया होगा। हालांकि जो क्रूजर्स बाइक है ना, इसमें बहुत समय ना जगह ही नहीं मिलती, ये नंबर प्लेट लगाएं कहाँ, पर एज आई सेड नॉर्म से तो देना तो पड़ेगा ही, तो यहाँ पर दिया है। नाउ लेट्स चेक आउट द स्विचेस। अगर मैं स्विच की बात करूँ, कुछ कह नहीं सकता यार, क्योंकि कावासाकी और प्रीमियम ये दोनों चीज़ें ना एक ही हैं। इतनी प्रीमियम स्विचेस हैं। हालांकि मैंने इसके कॉम्पिटिटर्स के भी ये चीज़ें चेक करके रखी है, पर इसकी स्विचेस काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, ग्रिप्स काफ़ी अच्छी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिरर। मिरर की वही बात है, फिर बिल्कुल क्लासिक राउंड मिरर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी इसके फ्रंट साइड्स की बात। तो चलो, बाइक के फ्रंट तो हमने डिस्कस कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हार्ट ऑफ द मोटरसाइकिल। किसी भी मोटरसाइकिल का जो दिल होता है ना, वो इसका इंजन होता है। तो अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ तो हमें 451 सीसी का पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल इंजन देखने को मिल जाता है, जो 45 bhp का पावर एंड 42.6 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। देखो इसमें जो इंजन यूज़ हो रहा है ना, वो वही इंजन है जो निंजा 400 में यूज़ होता है, बट इट इज़ डिफरेंटली ट्यून्ड। इसे बहुत अलग तरह से ट्यून किया गया है, जिससे ना इसकी जो पावर है वो थोड़ी और निकल कर आती है। जी हाँ, मैं आपको इस मोटरसाइकिल के बारे में एक चीज़ ये बता दूँ कि लाइक इट्स अदर कॉम्पिटिशन्स, ये ज़्यादा टॉर्की नहीं है, इट्स एन हाई रेविंग मोटरसाइकिल। जी हाँ, ये ना बहुत ज़्यादा टॉप स्पीड आपको प्रोवाइड करेगी इसके कॉम्पिटिशन्स के रिगार्डिंग। एंड हाँ, जब आप इसे हाई स्पीड पर क्रूज़ करोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपके मान लो आपके 5-6 दोस्त हैं, सारे अलग अलग ब्रांड के मोटरसाइकिल्स लेकर चल रहे हैं, ये किसी से पीछे नहीं रहने वाली बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंटली ट्यून्ड इंजन। तो चलिए अब इंजन के बाद इसके सीट्स की बात करते हैं। एक बात तो मैं आपको बता दूँ कि जो इसकी सीट्स है, सिंस ये क्रूजिंग बाइक्स है तो इसकी सीट्स ऐसे ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। एंड ये जो सीट्स है इसकी, वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। हाँ, हमें जो पिलियन सीट्स है वो थोड़ी छोटी, थोड़ी कॉम्पैक्ट देखने को मिलती है, बट जो राइडिंग सीट्स है ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड काफ़ी चौड़ी भी है, तो आप आराम से इसमें बैठ सकते हो। अगर मैं इसके सीट हाइट की बात करूँ तो 735 mm का हमें सीट हाइट देखने को मिल जाता है। नाउ आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या शॉर्ट हाइडेड राइडर्स इसे अच्छे से राइड कर सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं भी कुछ खास लंबा नहीं हूँ, मैं आपको एक बार बैठ कर दिखा देता हूँ तो आपको एक अंदाज मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसी होने वाली है ये। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अब इसमें कितनी कंफर्टेबली होकर बैठ चुका हूँ। मतलब मुझे पैर मेरी बैंड हो रही है गाइस। मतलब जो भी शॉर्ट हाइडेड राइडर्स हैं वो इसे ईजिली राइड कर सकते हैं, ईजिली मैन्यूवर कर सकते हैं, ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, मतलब मुझे तो लगता है कि जो थोड़े शॉर्ट हाइडेड राइडर्स हैं, उनका बजट अच्छा है, क्रूजर सेगमेंट में बाइक लेने की सोच रहे हैं, गो फॉर एलिमिनेटर यार। आप सिंपल सी बात है ना, अगर आप किसी मोटरसाइकिल पे जितना अच्छा कंफर्टेबल करोगे, आपको मोटरसाइकिल उतना ज़्यादा मज़ा देगी, आपको उसे चलाने में उतना अच्छा फील, उतना अच्छा वाइब आएगा। जी हाँ, तो हाइट तो इसकी बहुत अच्छी है। एंड हाँ, अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 150 mm का हमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो इंडियन रोड्स के हिसाब से तो बहुत अच्छा है यार। कोई भी ब्रेकर, कोई भी पॉटहोल्स आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं इस ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। तो अगर हम इसके वेट की बात करें तो 176 kgs की हमें इसे वेट देखने को मिल जाती है, जो अगर मैं इसके किसी कॉम्पिटिशन से बात करूँ, कॉम्पिटिटर से बात करूँ, काफ़ी सही है। चलो, मतलब जो लोग समझते हैं कि इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है सुपर मेट्योर, उसकी वेट है 240 kgs एंड इसकी वेट है 176 kg।
अब आप समझ सकते हो कि आप ये कितनी मतलब लाइट वेटेड है, आपको कितना मज़ा आने वाला है इसको मैन्यूवर करने में। रोड्स पर आराम से मैन्यूवर करोगे, ओवरटेक्स कर सकते हो, आपको आगे पीछे करने में दिक्कत भी नहीं होगी। ये कुछ फ़ायदे हैं जब एक अच्छी बिग मोटरसाइकिल ही लगती है ये मुझे, तो बिग मोटरसाइकिल आपको कम वेट्स में मिल जाए तो आप ना रोड पर बहुत अच्छे से इसे चला पाओगे, आपको बहुत अच्छा कमांडिंग फील होगा। तो ये तो हो गई इसकी वेट्स की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स टैंक। काफ़ी अच्छा जो लुक है ना टैंक का, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड जो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 13 लीटर्स। जो बैजिंग है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। हाँ, मुझे एक कंप्लेन है कि जो इसकी टैंक कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज़ की जा सकती थी, क्योंकि सिंस ये एक क्रूज़र है, आप लॉन्ग राइड्स पे इसके साथ जाओगे तो 13 लीटर आपको ना कम लग सकता है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि जब आप इसे खरीदो या कोई भी मेरे सब्सक्राइबर से ओन करते तो मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या मतलब काफ़ी थी या नहीं थी, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि लॉन्ग राइड्स में ना टैंक कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ाई जा सकती थी। एंड हाँ, जो अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूँ तो मैं आराम से 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी सही है यार। मतलब एक 45 bhp 450 सीसी के मोटरसाइकिल से आपको 30 की माइलेज मिल रही है और ब्रांड नेम कावासाकी है, तो और आपको क्या चाहिए गाइस। ना अगर मैं इसके टायर्स की बात करूं तो हमें 16 इंच का बैक टायर्स देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके ब्रेक की बात करूं तो 240 mm का हमें ब्रेक देखने को मिलता है। ये जो मैं स्पेक्स बता रहा हूँ वो रेयर साइड ऑफ द बाइक की बात है। एंड अगर वही मैं इसके सस्पेंशन की बात करूँ तो हमें ट्विन शॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं रेयर साइड ऑफ द बाइक में। तो ये थी इसकी ऑल द रेयर साइड ऑफ द बाइक की डिटेल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स एग्जॉस्ट। देखो जो इसकी एग्जॉस्ट है वो बिल्कुल ही सिमिलर है कावासाकी वेलकम के, तो मुझे इससे कोई इशू भी नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा कि जो सेम ब्लड लाइन फॉलो करते हैं कावासाकी, इनकी ब्लड लाइन है, तो थोड़ी बहुत डिजाइन तो सिमिलर होंगी ही। तो इस बाइक से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर एक चीज़ डिस्कस हो गई है। अब जो चीज़ रह गई है वो है इसकी अमाउंट। जी हाँ, क्या प्राइस होने वाली है। तो अगर मैं एक्स शोरूम प्राइस बात करूँ एलिमेंटर 450 की तो वो है 5.62 लैक्स। जी हाँ, 5,62,000 रुपये। ना अगर मैं इसके डाउन पेमेंट की बात करूँ कि कितने में आप इसे घर लेकर जा सकते हो, वो होने वाली है 1.5 लाख रुपये। जी हाँ, 1.5 लैक्स में आप इसको घर लेकर जाओ। एंड जो EMI है वो उसकी होने वाली है 20 से 25 हज़ार। देखो ये तो क्लियर है, जब आप कावासाकी का कोई भी प्रोडक्ट लोगे तो वो थोड़ी कॉस्टलियर साइड पर पड़ती है, क्योंकि ये चीज़ भी प्रीमियम देते हैं। जी हाँ, तो और इसकी अपनी एक प्राइस रेंज है, जैसे 450 सीसी की एलिमिनेटर की हमें 5.62 लैक्स पड़ रही है, जो मेरे हिसाब से तो जेन्युइन है। एक बार आप इसे राइड करोगे, आपने अगर बाकी कंपनीज के इसके कॉम्पिटिटर्स के मोटरसाइकिल्स को राइड कर रखा है, फिर अगर आप इसे राइड करोगे तो आपको फील हो जाएगा कि क्या चीज़ें ये ऑफर करती है। पहले तो आप ये देखो ना कि 450 सीसी में आपको पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिल जाता है, जो अगर मैं बात करूँ इसके कॉम्पिटिटर सुपर मेटियोर की तो वो 650 सीसी में वो काम कर पा रही है। जी हाँ, 450 सीसी में आपको 12 सिलेंडर्स देखने को मिल जाते हैं। चीज़ें हैं यार, पैसे लेती हैं, पर वही बात है ना कि अगर आपको एक प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए तो आपको कावासाकी की तरफ आना ही पड़ेगा, पॉकेट से पैसे लगाने पड़ेंगे। देखो दो चीज़ें होती है, या तो आप पैसे बचाओ एंड एक यूज टू इट बाइक ले लो, या फिर आप प्रीमियम सेगमेंट में जाओ, पैसे लगाओ और आपको एक वाइब आएगी जब आप इसे राइड करोगे, लॉन्ग राइड्स पर जाओगे। इन्हीं चीज़ों में ना लोग फंस जाते हैं कि थोड़े पैसे बचा लूँ या पैसे लगाकर एक प्रीमियम प्रोडक्ट ले लो। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो भी दो बाइक्स कंसीडर कर रहे हो, हालांकि 2-3 ऑप्शंस हमारे दिमाग में होते ही हैं, आप सबको टेस्ट राइड लो एंड फिर अपने दिल से पूछो आपको क्या चलाने का मन कर रहा है, आप क्या उसे डे टू डे लाइफ में चलाना चाहोगे। जी हाँ, क्यों है ना कि पैसे तो एक बार लग जाएंगे, पर क्या ना मेरे नॉलेज के हिसाब से कि 3 साल 4 साल 5 साल तक एटलीस्ट इंसान एक बाइक चलाता है, तो 5 साल तक रोज़ रिग्रेट करना कि भाई कुछ पैसे एक्स्ट्रा देकर ये बाइक ले लेता, से अच्छा है कि कुछ पैसे एक्स्ट्रा देकर आप 5 साल तक वही बाइक चलाओ जो आपका चलाने का दिल करे। जी हाँ, ये मेरा POV था एक, जब भी आप बाइक खरीदते हो उसको लेकर। हालांकि मैंने इसे कॉम्पिटिटर को भी राइड कर रखा है, इसे भी राइड कर रखा है। तो दो चीज़ें जो मैंने नोटिस की, पहली तो ब्रेकिंग तो ऑलमोस्ट सबकी अच्छी थी, कावासाकी कुछ ज़्यादा अच्छी है, वो चीज़ें आप हटा दो। दूसरी, जब मैं इसे राइड कर रहा था ना, मुझे बाइक बहुत लाइट फील हो रही थी इंडियन रोड्स पर। एंड इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको मैन्यूवर करने में बहुत आसान हो जाता है। जब आप लॉन्ग राइड ट्रिप्स वगैरह मारते हो तो ज़रूरी नहीं है ना आपको हर जगह हाईवेज़ मिले, कहीं आपको टूटे फूटे सड़क भी मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों में ना जितनी बाइक हल्की होती है उतना ज़्यादा मज़ा आता है। वही मैं अगर इसके कॉम्पिटिटर की बात करूँ जो सुपर मेटियोर लोग कंसीडर करते हैं, तो उसमें क्या है, वो 240 kgs की है, ये 176 kgs की है। आपको यही डिफरेंस दिख जाता है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। आई होप मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस कर दिया होगा। तो अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हाँ, मुझे कमेंट करो कि अगर आप दो बाइक्स में कंफ्यूज हो तो मुझे बताओ, मैं दोनों पर एक सेपरेट वीडियो राइड रिव्यू जो आप बोलोगे ले आऊँगा। तो कमेंट करके मुझे बताओ आपको नेक्स्ट वीडियोज़ किस पे चाहिए,
आप किस दो बाइक में कंफ्यूज हो, ज़रूरी नहीं है कि क्रूज़र ही हो, किसी भी दो बाइक में कंफ्यूज हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछो। मैंने नीचे इंस्टाग्राम का अपना लिंक भी डाला है, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो कि भैया मैं इस दो बाइक्स में कंफ्यूज हूँ, कौन सा लूँ, या मेरा सपोज़ 2 लाख का बजट है, मेरे लिए सबसे अच्छी बाइक कौन सी होगी, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कौन सा लूँ। मैं आपको एक ओवरऑल रिप्लाई दूंगा, आप उसका टेंशन मत लो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, एंड हाँ प्लीज़ जब भी ड्राइव करो थोड़ी दूर के लिए भी करो, हेलमेट ज़रूर डालो।